Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो महाराष्ट्र को लेकर दो तरह के सवाल उठ रहे हैं। एक, महाराष्ट्र में कौन जीतेगा, और दूसरा, जो जीतेगा वो क्यों जीतेगा, किस वजह से जीतेगा। लोगों का कहना है कि या तो महाविकास अघाड़ी जीतेगी, या महायुति दोबारा सत्ता में आ जाएगी, या फिर त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति रहेगी। और त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति रही तो ये जो 6 पार्टियां हैं, 3 इस तरफ 3 इस तरफ, ये नए सिरे से रीअलाइनमेंट होगा, या फिर निर्दलीय, बागी और छोटी पार्टियों के एक समूह के कारण एक नया गठबंधन उभर कर सामने आएगा। यानी इस समय महागठबंधन में 3 है, महायुति में 3 है, और जो जीतेगा त्रिशंकु विधानसभा के हालात में, उसको इस चौथे फैक्टर को अपने साथ लेना पड़ेगा, और ये चौथा फैक्टर सबसे बड़ा विजय फैक्टर रहेगा। इसके लिए सबूत ये दिए जा रहे हैं कि साहब देखिए, अभी जो नामांकन हुआ है उसके बाद करीब 150 बागी उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 80 करीब बीजेपी की तरफ के हैं, 70-80 करीब महाविकास अघाड़ी की तरफ से हैं, यानी बराबर की संख्या है। फिर ये तो सिर्फ निर्दलीय और बागी हैं, इसके अलावा छोटी पार्टियां, चाहे वो ओवैसी की पार्टी हो, चाहे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे की पार्टी हो, चाहे प्रकाश अंबेडकर का जो वंचित अघाड़ी जो उनका एक मोर्चा है वो हो, चाहे एक और प्रगतिशील मोर्चा बना है परिवर्तन मोर्चा, उसके तहत 3-4 पार्टियां आती हैं, फिर समाजवादी पार्टी और दूसरी कई सारी पार्टियां, इन सब के कैंडिडेट भी मिला लिए जाएं तो ये भी करीब करीब बहुत सारी पार्टियां, कहीं कोई 50 सीट पर, कोई 80 सीट पर, कोई 100 सीट पर, कोई 20 सीट पर चुनाव लड़ रहा है। यानी मोटे तौर पर हर दूसरी सीट पर या कोई बागी दिखेगा, हर दूसरी सीट पर कोई निर्दलीय दिखेगा, हर दूसरी तीसरी सीट पर कोई छोटी पार्टी का एक मजबूत उम्मीदवार दिखाई देगा। ऐसे में चुनाव क्षेत्रीय, स्थानीय मुद्दों पर पूरी तरह से निर्भर हो जाएगा। राज्य का कोई मुद्दा नहीं है। मराठा आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे लाड़की बहना स्कीम का लाभ हो, चाहे चुंगी जो टोल का फ्री कर दिया हो उसका सवाल हो, चाहे मराठी अस्मिता का सवाल हो, ये सब इकसार पूरे राज्य में काम करने वाले नहीं हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दे अलग अलग इलाकों में काम करेंगे, ये मोटे तौर पर माना जा रहा है। बस आप थोड़ी देर मेरे साथ रुकिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा मेरे हिसाब से महाराष्ट्र में जो जीतेगा वो क्यों जीतेगा, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होगी जीतने की। लेकिन जैसे हम मुद्दों की बात कर रहे थे, तो मुंबई में 36 सीटें हैं। यहाँ पर मध्यम वर्ग की जो समस्याएं हैं वो शहरी इलाकों में घर नहीं मिल रहा, ये दूर नहीं हुई हैं। झुग्गी पुनर्विकास योजनाएं का काम धीमी गति से चल रहा है। धारावाही की झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वालों में नाराज़गी बताई जा रही है। परिवहन की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। इसी तरह फिर उसके बाद विदर्भ का इलाका है, 62 सीटें हैं, सबसे ज़्यादा सीटें हैं। वहाँ पर कपास और सोयाबीन के किसानों की नाराज़गी है, और औद्योगिक केंद्र का जो फ़ायदा नागपुर को मिला बाकी इलाकों को कोई लाभ नहीं मिला, इसको लेकर लोगों में नाराज़गी है। युवा लोगों में रोज़गार का एक मुद्दा है जो बड़ा है। मराठवाड़ा की बात करें, 46 सीटें हैं, मराठा कोटे की मांग है, मराठा बनाम ओबीसी विभाजन का झगड़ा है, बीजेपी और फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस से नाराज़गी है, कृषि का संकट है, सोयाबीन का संकट यहाँ भी है, एमएसपी पर की फसलें खरीदी नहीं जा रही, इससे किसान नाराज़ हैं, नौकरियों का अभाव है। पश्चिमी महाराष्ट्र की बात करें, पश्चिमी महाराष्ट्र में 58 सीटें आती हैं। फिर वहीं नौकरियों की कमी, महाराष्ट्र से गुजरात परियोजनाओं को लेकर जाना, अग्निवीर योजना का असर युवाओं पर, बुरा असर, मराठा और धनगर कोटा की मांग, कम बारिश वाले इलाकों में सिंचाई परियोजनाएं और पीने के पानी की कमी,
उत्तर महाराष्ट्र 47 सीटें, यहाँ पर अत्यधिक ओले पड़े, फसलों का उचित मुआवजा नहीं मिला, धनगर कोटे की मांग है, पीसा क्षेत्र में गैर आदिवासियों की भर्ती को लेकर आदिवासियों में नाराज़गी है, प्याज उत्पादक नीतियों से भी प्याज उत्पादक जो लोग हैं वो नाराज़ हैं। ठाणे और कोंकण में 39 सीटें आती हैं। यहाँ पर वधावन एयरपोर्ट, पेट्रोकेमिकल परियोजनाएं, मल्टी मॉडल कॉरिडोर, इसके कारण स्थानीय लोगों को का लगता है कि उनका रोज़गार के संकट मारे जा रहे हैं। बेरोज़गारी के कारण रायगढ़ जैसे शहरों से युवाओं का पलायन हो रहा है। फसलों का नुकसान की यहाँ भी प्रॉब्लम है। मराठों को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने की मांग से अच्छे खासी संख्या में यहाँ कुनबी समुदाय के लोग रहते हैं, उनमें गुस्सा है। तो कुल मिलाकर ये जो मैंने आपको 6 क्षेत्र बताए, ये 6 क्षेत्र अलग-अलग ढंग से वोट करेंगे। इन 6 क्षेत्रों में से भी हर विधानसभा सीट पे अलग-अलग ढंग से वोटिंग होगी। विधानसभा सीट में भी बूथ वाइज़ अलग-अलग तरीके से वोटिंग होगी। तो इतना कॉम्प्लेक्स चुनाव हो गया है इसलिए इसके बारे में कोई अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल सा नज़र आ रहा है। 1995 में करीब 45 के आसपास निर्दलीय, बागी और छोटी पार्टियों के लोग जीते थे, तो वहाँ पर गठबंधन की जब सरकार बनी तो उनकी हिस्सेदारी बहुत बढ़ गई थी। आपको ये बताना ज़रूरी है कि 1998 में 1990 में आखिरी बार बहुमत की सरकार बनी थी। इसके बाद से कोई भी एक पार्टी बहुमत नहीं ला सकी है। 1990 और आज 2024 चल रहा है, यानी 34 साल से यही स्थिति बनी हुई है। तो क्या अगले 5 साल भी यही स्थिति बनी रहेगी? ये एक बड़ा सवाल उठता है। ऐसे में इस बार भी कहा जा रहा है कि इस समय जैसे 150 बागी हैं, कहा जा रहा है कि इसमें से अगर 50 बागी भी थोड़ी हिम्मत पैदा करेंगे, थोड़े मजबूत होंगे और उनमें से अगर 10-15 बागी जीत जाते हैं, छोटी पार्टियों के 15-20 लोग जीत जाते हैं, तो ये 35-40 लोगों का एक अच्छा खासा समूह हो जाएगा और ये इसके हाथ में सत्ता की चाबी होगी। अब महाविकास आघाड़ी हो चाहे महायुति हो, इससे कैसे बच सकती हैं? एक तो भाई नामांकन वापस करा लिया जाए, ज़्यादातर लोग नाम वापस ले लें, बागियों को मना लिया जाए कि आपको एमएलसी बना दिया जाएगा, आगे कॉरपोरेशन में, निगम में, बोर्ड में कहीं एडजस्ट कर दिया जाएगा, कुछ पैसा वैसा भी दे दिया जाए, पैसा तो खूब चलता है। महायुति के पास एक अतिरिक्त उपाय है कि वो इस तरह के जो बागी खड़े हो रहे हैं उनके खिलाफ अगले कुछ दिनों में छापा डलवा दे, सीबीआई का हो, इनकम टैक्स की रेड हो, एनआईए का कोई मामला हो या फिर ईडी की तरफ से कोई कार्रवाई हो, तो इनको काबू में लाया जा सकता है। अगर ये नहीं काबू में आए तो फिर क्या होगा? माइक्रो मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट, नैनो मैनेजमेंट, ये सारी बातें कही जा रही हैं। तो जो मैं बात कर रहा था, मेरे हिसाब से बड़े अनैतिक किस्म की राजनीति चल रही है महाराष्ट्र में पिछले 5 साल में, लेकिन इसके बावजूद जो गठबंधन ईमानदारी से चुनाव लड़ेगा, ईमानदारी इसका मतलब वो ईमानदारी नहीं कि वो पैसा 40 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं करेगा, वो ईमानदारी नहीं कि वो धर्म की आड़ नहीं लेगा, वो ईमानदारी नहीं कि वो जाति का सहारा नहीं लेगा, बल्कि ये ईमानदारी कि जो गठबंधन पूरी तरह से उसकी जो अंदर में आने वाली पार्टियां हैं, चाहे 3 बड़ी पार्टियां और 2-3 छोटी पार्टियां हैं, वो पूरे तन मन धन से अपने अपने क्षेत्र से जो उम्मीदवार खड़ा है, वो भले ही किसी पार्टी का हो, भले ही किसी जाति का हो, उसको जिताने में मददगार साबित होगा कार्यकर्ता, तो वो गठबंधन चुनाव निकाल पाएगा। दूसरा, जो वोट ट्रांसफ़र करने में कामयाब होगा, वो चुनाव निकाल पाएगा। लोकसभा चुनाव के भी नतीजे आए तो पता लगा कि शिंदे का जो कार्यकर्ता है वो बीजेपी के साथ नहीं गया, बीजेपी का कार्यकर्ता कहीं शिंदे के साथ नहीं गया, लेकिन महाविकास आघाड़ी को फ़ायदा इसलिए हुआ कि जो मुसलमान भी था कांग्रेस का समर्थक, वो उद्धव ठाकरे को वोट देकर आ गया और इसी के कारण उद्धव ठाकरे और कांग्रेस दोनों की सीटों में, खासतौर से कांग्रेस की सीटों में ज़्यादा इजाफा भी हुआ, क्योंकि फिर उद्धव ठाकरे के लोगों ने भी कांग्रेस को बढ़ चढ़ कर वोट दिया। शरद पवार की प्लानिंग रही। शरद पवार ज़्यादा आसानी से, बेहतर ढंग से समझते हैं कि ये जो बागी खड़े हुए हैं, निर्दलीय खड़े हुए हैं, छोटी पार्टी के नेता खड़े हुए हैं, इनमें से कौन सीट निकालने की क्षमता रखता है। तो ये समझदारी
अगर शरद पवार इस तरफ समझते हैं तो महायुति की तरफ से यही समझदारी कौन, अमित शाह भी समझते हैं। तो वो उस लेवल पर देखा जाएगा कि कैसे वो पारखी नज़रों से पहचान लेते हैं कि हीरा क्या है, हीरा कौन है, पत्थर कौन है। लेकिन फिर वही वोट ट्रांसफ़र कराने में जो कामयाब होगा वो चुनाव निकाल ले जाएगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।